देश का चुनाव है, शहर का चुनाव नहीं। और इसलिए आप लोगों को, कुछ नीतियों को, नेताओं को सोच समझ कर वोट करना ये जरूरी हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूँ कि मैंने हाईकोर्ट ऑफ नागपुर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर देश के इतिहास में पहली बार एक बड़ी ऐतिहासिक जो है वो रिट पिटीशन दाखिल की है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि वो कंप्यूटर है इसलिए उसको कंप्यूटर का जो लॉ है वो लागू होता है, दैट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसका कंप्लायंस किए बगैर चुनाव आयोग जो है वो देश में चुनाव करा रहा है। और इसके वजह से हम जहां वोट डाल रहे हैं वहीं वो वोट रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जानने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है। जो वीवीपैट की पर्ची हमें ऊपर दिख रही है, दैट इज नॉट अ क्रेडिबल प्रूफ कि हमने जहां वोट दिया वहीं वो वोट गया, इलेक्ट्रॉनिकली वो वहीं पर रिकॉर्ड हुआ और वैसा ही काउंट हुआ। ये तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक डिजिटल सर्टिफिकेट ना हो, जब तक के लाइसेंसेस ना हो, एग्रीमेंट नहीं हो, पब्लिक की सर्टिफिकेशन ना हो और ऑडिट एंड लॉस ना हो, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस ना हो। तो देश के इतिहास में हाईकोर्ट में मैंने एक बड़ी ऐतिहासिक पिटीशन डाली और कल हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट में चुनाव आयोग को और भारत सरकार को मेरे पिटीशन के आधार पर जो है सूचना दी है कि आपको रिटर्न रिप्लाई इसका फाइल करना है। आज लोकमत समाचार हिंदी और मराठी में नागपुर एडिशन ने इसको रिपोर्ट किया है। देश के अंदर में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से यदि होते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही हो। ये याचिका करने वाला मैं पहला पिटिशनर हूँ और उसके ऊपर कल जो सूचना भारत सरकार के नीति मंत्रालय और चुनाव आयोग को और कलेक्टर को जो दी है हाईकोर्ट ने, उसका बड़ा दूरगामी परिणाम होगा। और नागपुर के वोटर्स और देश के वोटर्स, क्योंकि मेरी पार्टी जो है, हमारी पार्टी 100 सीटों पर जो है वो कॉन्टेस्ट कर रही है 18 से 20 राज्यों में, तो इस पर भी इसका परिणाम आने वाले समय में होगा। और ईवीएम का जो एक्चुअल समाधान है वो निकालने के लिए मेरा कमिटमेंट है देश के 97 करोड़ वोटर्स के साथ। उस कमिटमेंट को लेकर जो है वो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा, नागपुर को साइंस सिटी बनाने का मैंने डिक्लेरेशन किया है। नागपुर को साइंस सिटी बनाकर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो रोजगार जो है वो निर्माण करने का जो है वो टारगेट हमने दिया है। नागपुर को हैदराबाद और बेंगलोर से भी ज्यादा अच्छा हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, साइंस सिटी बनाकर जो देश की पहले साइंस सिटी होगी, इसका जो है वो मैंने डिक्लेरेशन किया है, जो बड़ा महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन है, जिससे नागपुर के लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेंगे, नागपुर के लोगों की संपत्ति में जो है वो वृद्धि होगी और आगे चल के नागपुर एक इंटरनेशनल सिटी भी बन पाएगी। उसी तरह देश को वैज्ञानिक और विकसित बनाने के लिए हमने 80 पॉइंट की पूरी नीति डिक्लेयर की है कि देश को हम कैसे वैज्ञानिक और विकसित बना सकते हैं, जिसको मैं शॉर्ट में केवल बताना चाहूंगा। 5% जीडीपी का शिक्षा पर खर्चा करना है, 5% जीडीपी का एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार पर खर्चा करना है, 2% जीडीपी का ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर खर्च करना है। अगर ये फॉर्मूले से देश में जो है वो प्लानिंग बनती है, पॉलिसी बनती है, तो हमारा देश 10 सालों में ये चाइना के बराबर आ सकता है। ये मेरा जो है वो बड़ा जो है वो एक डेटा के आधार पर जो है वो दावा है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ कह रहे हैं कि भाई हम तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। देश का जीडीपी तीसरे नंबर पर आ जाने का मतलब ये नहीं हो जाता कि हर भारतीय तीसरे नंबर पर आया। प्रति व्यक्ति आय में इंडिया का नंबर 128वें नंबर पर है और इसलिए जब तक इंडिया का प्रति व्यक्ति आय जो है वो तीसरे नंबर पर नहीं आता, तब तक केवल भारत का जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ये तीसरे नंबर पर आया, ये मान लेना इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ एक अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर ही ऐसी बात कर सकता है जो 10 साल के सरकार के बाद भी 10 साल की सरकार के बाद 82 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है और ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई 82 करोड़ लोगों को मैं मेरे देश में उनके रोजगार या इनकम को बढ़ाने में क्यों विफल हुआ हूँ।
और 10 साल की सरकार के बाद भी अगर कोई प्रधानमंत्री इस तरह के गुमराह करने वाली बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि उनसे बड़ा अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। और इसलिए मोदी जी को मैंने 4 आंकड़े घोषित करने का खुला चैलेंज दिया है। क्या चैलेंज दिया है? एक डॉलर टर्म्स में मोदी जी जो है वो घोषित करके दिखाए कि इंडिया का जीडीपी 2047 में डॉलर टर्म्स में कितना होगा। दूसरा, डॉलर टर्म्स में प्रति व्यक्ति आय, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस नेशनल इनकम, ये 2047 में कितनी होगी। और उस टारगेट को पूरा करने के लिए हर साल जो परसेंटेज टर्म्स में हमको ग्रो होना है वो कितना लगेगा, ये मोदी जी जो है वो डिक्लेयर करके बताए। मैं मान जाऊंगा कि इस प्रधानमंत्री को कोई नीति आती है, कोई समझ है अर्थशास्त्र की और वित्त की, या देश को कैसे विकसित बनाना है इसकी समझ है। उसी तरह नागपुर के जो सांसद है, जो रोडकरी जिनका आपने नाम दिया है, वो रोडकरी जी ने देश में रोड तो बहुत बनाए पर उसके साथ साथ बहुत सारी गलतियां भी की है। क्या गलती की है? वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडिया में जो रोड बनाए गए पिछले 10 सालों में, या उसके पहले के भी हो सकते हैं, उसकी वजह से इंडिया को हर साल 9 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। और 9 लाख से 15 लाख करोड़ का जो नुकसान हो रहा है वो रोडकरी जी के गलत साइंटिफिक रोड की डिजाइन न बनाने की वजह से, रोडकरी जी की वजह से जो है ये नुकसान हो रहा है देश के अंदर में। यदि मैं 10 साल का एवरेज निकालूं तो रोडकरी जी के मंत्रालय के वजह से, इनकी अवैज्ञानिक रोड की प्लानिंग की वजह से देश को 80 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया